Hello friends, it's Dr. Mayank here. Welcome to my YouTube channel. Hope you all will be staying healthy. So continuing with the previous second part of our livestock production and management. In this part, we will be going to cover the feeding, disease and prevention and transportation of laboratory animals. So let us start with it. So with the feeding of a laboratory animals, the feed for a laboratory animal should not be stored for a longer duration because it reduces the nutritive value and lead to reduce the acceptability. मतलब कि आपको फूड को जो भी फीड है आपका लॉन्गर टाइम तक उसको स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम स्टोर करने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी और उसका जो एक्सेप्टेंस है बाय द एनिमल वो रिड्यूस हो जाएगा. नाउ द फीडिंग रॉ मटेरियल. रोडेंट्स जनरली ग्रेन ईटर्स होते हैं और जो फीड फॉर्मुलेशन होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं. जो ग्रेन्स होते हैं वन ग्रेन को दूसरे ग्रेन के साथ मिक्स करते हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर ग्रेन में किसी अमाइनो एसिड या किसी भी एसेंशियल कंपोनेंट की डेफिशिएंसी है तो वो जो डेफिशिएंसी है दूसरे ग्रेन के द्वारा कंपनसेट कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल व्हीट में लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है वो एब्सेंट होता है तो हम उसे दूसरे किसी ग्रेन से प्रोवाइड करवा देंगे. नाउ द कॉमन रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फीड आर क्रस्ड मेज, होल व्हीट, बार्ले, ओट, सनफ्लावर सीड, पाउडर मिलेट, ग्राम फ्लोर, salt, vitamin, mineral mixture. Okay. Greens like the succulent grasses, leucine, bersim along with the vegetables, ये हम गुइनिया पिग और रैबिट को फीड करेंगे. किसका जो ग्रीन सब्सटेंस होता है जैसे ल्यूसिन, बर्सिम, आपको याद रखना है पिग और रैबिट. ओके, सो इनको ग्रीन हमें फीड कराना है. ना द फीड फॉर्म अलग अलग तरह के होते हैं. उसमें ग्रेन हो सकता है, पैलेट फॉर्म हो सकता है. तो पैलेट फॉर्म को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ अ मैश. इसका कारण यह है कि जो मैश होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मैसी होता है, अनहाइजीनिक होता है और उसको प्रिपरेशन भी बहुत लेबोरियस, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर कंजप्शन उसमें होता है. नाउ द पैलेट्स जो होते हैं वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं फॉर फीडिंग द लेबोरेटरी एनिमल्स. नाउ द फीडिंग ऑफ अ माइस एंड रैट. ये जो एनिमल होते हैं ये छोटी छोटी बाइट्स लेते हैं पैलेट की या फिर फूड की. ये क्या करेंगे, जो पैलेट है उसको बाहर निकालेंगे, वायर मैश से अंदर लेंगे, फिर उसके बाद उसको अपने दोनों फ्रंट लेग में होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद उससे खाएंगे. और इनका जो फूड होता है उसमें आपको 16 to 20% आपको प्रोटीन रखना है, 4 to 5% आप फैट रखेंगे और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली आधा तो कार्बोहाइड्रेट होगा. तो डेली रिक्वायरमेंट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेट की होती है 15 और उसकी आधी हम बोल सकते हैं लगभग आधी से भी कम, दैट इज माइस की होती है 6 ग्राम. अब बनाते कैसे फीड फॉर्मुलेशन देखिए. आपको यदि 100 ग्राम बनाना है, यदि फीड फॉर्मुलेशन आपने बनाया तो 100 ग्राम के फीड फॉर्मुलेशन में आप क्या क्या करेंगे. आप 75 ग्राम व्हीट फ्लोर ले लेंगे, 10 ग्राम आप ग्राम फ्लोर ले लेंगे, स्किम मिल्क पाउडर आप 10 ग्राम ले लेंगे, रिफाइंड ऑयल 10 ग्राम, सॉल्ट 1 ग्राम आपको सॉल्ट लेना है और विटामिन और मिनरल 3.5 ग्राम्स. ओके. नाउ द फीडिंग ऑफ अ हैमस्टर. हाँ, हैमस्टर की फीडिंग में आपको याद रखना है कि ये चिक पाउच इसमें प्रेजेंट होता है. किसमें प्रेजेंट होता है तो CH, आपको H याद रखना है, H फॉर हैमस्टर. ओके, H फॉर हैमस्टर. H सिर्फ और सिर्फ इसी में आएगा हैमस्टर में, और चीक में भी H लिखा होता है. ओके, तो हैमस्टर में चीक पाउच होगा तो चीक पाउच में क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. तो फूड को स्टोर करेगा तो ये जल्दी जल्दी खाएगा, उसको फूड को स्टोर कर लेगा, एक कॉर्नर में चले जाएगा, फिर वहाँ पे जाके अपना खाना जो है वो सोली उसको चबाएगा या प्रोसेस करेगा. जो फीड होता है उसमें 16 to 20% प्रोटीन होता है, 4 to 5% फैट होता है और 45 to 50% कार्बोहाइड्रेट होता है. डेली फीड रिक्वायरमेंट इसकी रेट के जैसी होती है 15 ग्राम. नाउ द फीडिंग ऑफ अ गिनिया पिग. हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं गिनिया पिग में आपको ग्रीन ग्रासेस, लीव्स, वेजिटेबल देना होगा. ये इसका मेन फीचर है गिनिया पिग की फीडिंग का. ओके. नाउ हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे गिनिया पिग की फीडिंग में, तो जैसे हम ल्यूसिन देना, हमें पता है कि मेन जो कंपोनेंट है वो ग्रीन है, तो यदि हम 100 ग्राम से बना रहे, प्रिपरेशन बना रहे, तो आपको 60 ग्राम क्या देना पड़ेगा, ल्यूसिन देना पड़ेगा. कैरेट कितना है 10 ग्राम, होल ग्रेन आपको 10 ग्राम और व्हीट ब्रान जो है वो 20 ग्राम. तो ये जो गिनिया पिग की जो फीडिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकी तीनों से. ओके. नाउ द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन. तो 16 to 25% प्रोटीन होता है, 4 to 5% फैट है, 50% कार्बोहाइड्रेट है और 10% फाइबर. विटामिन सी की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले बताया था, जी इट्स लुकिंग लाइक सिमिलर टू सी.
तो जी सी के से मतलब गिनिया पिग को आपको विटामिन सी देना है। आप इसे फीड में या फिर वाटर में दे सकते हैं, ओके। और जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1/4 ऑफ द ग्राम है, मतलब 1/4 ऑफ द ग्राम मतलब 250 मिलीग्राम आपको देना है, ग्राम नहीं मिलीग्राम पर लीटर, ओके। नाउ द डेली फीड रिक्वायरमेंट इज 60 to 70 ग्राम। नाउ द डिसीज एंड द हेल्थ केयर, लाइक अदर एनिमल्स, जो लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं ये भी ससेप्टेबल होते हैं, ससेप्टेबल मतलब एक्सपोज होते हैं टू मैनी वायरल, बैक्टीरियल, माइकोटिक, पैरासाइटिक और अदर इन्फेक्शन के। और जो डिसीज होती है वो इमर्ज करती है एंड अपीयर करती है इन दी फॉर्म ऑफ अ मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी और आउटब्रेक। तो मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी और आउटब्रेक को मैं कोरोना वायरस से समझ सकते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस का एकदम से आउटब्रेक हुआ तो मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि यदि 100 लोग कोरोना वायरस से यदि एक्सपोज करे गए तो उसमें से कितने लोग इन्फेक्ट होंगे। जैसे 100 में से 70 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसकी मॉर्बिडिटी जो होती है वो 70% होती है। वहीं मॉर्टिलिटी डेथ रेट से रिलेटेड होती है, यदि जितने लोग जो इन्फेक्टेड हैं उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई, दैट्स कॉल्ड एज द मॉर्टिलिटी। नाउ जो डिसीजेस बात करते हैं माइसेस की, तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज मेनली हमें 4 याद करनी है, वो है साल्मोनेलोसिस, पास्चुरोलोसिस, आपका माउस सेप्टिसेमिया और टाइजर्स डिसीज। टाइजर्स डिसीज सबसे इंपॉर्टेंट, टाइजर्स डिसीज बैसिलस फिलीफॉर्मिस से होता है, आपको याद रखना है, ओके। और आपको एसपीएम ऐसे करके याद रख सकते हैं जो डिसीज होती है साल्मोनेलोसिस, ओके, पास्चुरोलोसिस और माउस सेप्टिसेमिया। नाउ द वायरल डिसीज में आपको याद रखना है पॉक्स, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस, ओके, एंड ट्यूमर्स। माइकोटिक इन्फेक्शन में आपको याद रखना आर्थराइटिस और म्यूरोलाइटिका। म्यूरो में मतलब जो माइस के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज म्यूरो, ओके। एंड लाइटिका मीन्स विच इज गोइंग टू लाइसिस द हैव अ लाइटिक इफेक्ट ओवर द माइस, तो इसको बोलते हैं म्यूरोलाइटिका, ओके। नाउ द डिसीज ऑफ द रेट्स, तो साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है जो रेट्स के केसेस में। पास्चुरोलोसिस तो सेम मिलेगा। एंसेफेलोमायोकार्डाइटिस एंड लैक्राइमल डक्ट इन्फेक्शन इसमें वायरल डिसीज में हमें मिलेगा। पैरासाइट्स में क्या मिलेगा, पैरासाइट्स में हमें मिलेगा सार्कोस्पोरोइडिस, एंटोअमीबा या फिर आइमेरिया के इन्फेक्शन या फिर टोक्सोप्लाज्मिक गोंडाई का, ओके। नाउ डिसीज ऑफ द हैमस्टर, तो हैमस्टर में सबसे जो स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप जो डिसीज अपेयर कर जाएगी वो होगी साल्मोनेलोसिस। और मेंज बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। मेंज जो आप डॉग में देखते हैं कि जिसमें जो बाल जो होते हैं, जो हेयर होते हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली गिर जाते हैं, ओके। और वायरस में एडिनो वायरस जो होता है वो कैंसर प्रोड्यूस करेगा, ओके। और एक कॉक्सेसिके बी होता है वो डायरिया प्रोड्यूस करता है। अब कैनाबलिज्म क्या होता है? कैनाबलिज्म ये है एक मैनेजमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें अपने ही यंग वंस को मदर डिस्ट्रॉय कर देती है, बिकॉज क्योंकि जब ह्यूमन स्मेल यदि वो देखती है कि ह्यूमंस उनको टच करा तो अपने यंग वंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमें फॉलोइंग केयर करना है इसके लिए। रब द हैंड विद द बेडिंग मटेरियल टू रिमूव द ह्यूमन स्मेल। आपको अपने हाथों को बेडिंग मटेरियल के साथ रब करेंगे ताकि जो ह्यूमन जो स्मेल है वो रिड्यूस हो जाए। फर्स्ट सेपरेट द मदर फ्रॉम द यंग वंस फ्रॉम द केज, देन फर्स्ट पुट यंग वंस इन अ केज बाय रबिंग देम विद द बेडिंग मटेरियल क्लोथ। तो आपको ये चीज करनी है, अदरवाइज मदर खुद अपने बच्चों को किल कर देगी। नाउ द डिसीज ऑफ द गिनिया पिग। गिनिया पिग दे आर ऑल्सो रिलेटिव डिसीज फ्री एनिमल, बट साल्मोनेलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया और पास्चुरेला ये कॉमन बैक्टीरियल डिसीजेज है। नाउ आपका प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। तो प्रिवेंशन के लिए कि डिसीज ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर आप प्रोवाइड करेंगे लेबोरेटरी एनिमल्स को। जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो प्योरीफाइड, फिल्टर्ड और ट्रीटेड होना चाहिए। यूजुअल सैनिटाइजर की जगह आप क्या करेंगे, वाटर में 1 लीटर पानी में आपको 1 ml क्या करना है, HCl डालेंगे, ओके। बेडिंग मटेरियल्स उसको प्रॉपरली आपको स्टरलाइज करेंगे और उसको हर वीक आपको 1 या 2 बार उसको चेंज करना है। जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे केजेस, फीडर और वाटर, उनको स्टरलाइज आप करेंगे। जो फीड और जो फूड सप्लाई करते हैं उसको स्टरलाइज और बैलेंस्ड होना चाहिए। जो हाउस है उसको आपको डिसइंफेक्ट लाइक द फिनाइल और लाइजोल से क्लीन करना है और एंट्री ऑफ मस्कीटो फ्लाइज को आपको प्रिवेंट करना है। आइसोलेटेड ऑफ द डिसीज एनिमल और अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको करना है। उसकी स्पेशल केयर करनी है, क्लीनिंग वगैरह की, और क्वारंटाइन करना है। जो नए एनिमल्स आए हैं उनको 2 से 3 हफ्ते तक आपको ऑब्जर्वेटरी में रखना है। उसके बाद ही आप उसको अंदर ले जाएंगे ताकि किसी तरह का ट्रांसमिशन ना हो। नाउ लास्ट पार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट लेबोरेटरी एनिमल बहुत स्मॉल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल्स का जिन्हें कॉमर्स में यूज़ करते हैं। इनका मेन रीज़न ये है क्योंकि इनका मोर वेल डिफाइंड हेल्थ स्टेटस होता है। इनकी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का कि इनकी हेल्थ और वेलबींग के
साथ कोई भी तरह का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। और जो सोर्सेस है स्ट्रेस के जो कंट्रोलेबल हैं उनको आपको मिनिमाइज़ करना है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जर्नी उसका ड्यूरेशन कितना है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कैरियर के समय डिज़ाइन कैसी है कंटेनर की, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं सेफ्टी ऑफ एनिमल और उनके वेलबिंग को ड्यूरिंग द जर्नी। नाउ द जनरल रिक्वायरमेंट इज़ दैट एनिमल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंक्लूड करता है उसके पैकिंग, देन डिस्पैच, देन कैरिएज, देन रिसीव एंड देन अनपैकिंग ऑफ द एनिमल एट देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में क्या याद रखना है, जो अप्रोप्रिएट आपको कंटेनर यूज़ करना है, जो भी कंटेनर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वह स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल से बना हो और सारी नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मीट करे। ओके, जो एनिमल और जो शिपिंग कंटेनर है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है एडवर्स वेदर कंडीशन से, डायरेक्ट सनलाइट से, हाई विंड से। ओके, और आपको जो एनिमल जो भी प्रोवाइड है उसको आपको सप्लाई करना है कंडीशनड एयर, ताकि उसकी जो रेगुलेटरी, थर्मो रेगुलेटरी, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक नीड कंप्लीट हो पाए। और जो एनिमल है आपको उसको प्रोटेक्ट करना है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन लाइक द हाई टेम्परेचर से, और एनिमल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एस्केपिंग और फॉलिंग आउट ऑफ द कंटेनर एक्सटेंड, और या फिर अपने कोई अपेंडेजेस बाहर ना निकाल पाए कंटेनर से। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो भी फैक्टर जो कोई कॉज करे एनिमल को डिस्कम्फर्ट, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना, पॉसिबल हो सके तो आपको उसको मिनिमाइज करना है। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं एक कार्डबोर्ड शिपिंग कंटेनर की, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। आपका यहाँ पे विंग विंडो है, यहाँ पे आपने डाइट वगैरह रखा है और वायर आपने लाइनिंग करके रखी है। ओके, इन दिस फोटो आप देखेंगे कि जो अलग अलग तरह की जो स्पीसीज हैं उन्हें एक ही कंटेनर पे रखा गया है एयरपोर्ट पे। एंड दिस नेक्स्ट फोटो इज रिलेटेड टू द कार्निवर बेल्ट में किस तरह से एनिमल्स को ले जाया जा रहा है अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर अंडर द कंट्रोल। ओके, so this is all about the video lecture series on the livestock production management. Hope you like that, and after some period of time I am going to post the question related to it, so you can solve them and check your how much content you have absorbed from these lectures. So thanks for watching, and if you like this then just share it among your peers, friends or juniors.